नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे, लेकर हाजिर हूं खास कार्यक्रम ललकार। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। दल बदल है। कांग्रेस नेताओं को लेकर पार्टी बेहद चिंतित नजर आ रही है। कार्यकर्ता से लेकर पूर्व विधायक और पदाधिकारी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस को आम चुनाव से पहले आज उस समय एक और बड़ा झटका लगा जब पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर गौरव वल्लभ ने कांग्रेस के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। प्रोफेसर गौरव वल्लभ ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर कहा कि कांग्रेस दिशाहीन हो गई है। वह जिस भावना से पार्टी में आए, उन्हें हताशा हो रही है कि कांग्रेस आज भटक गई है, इसलिए वह पार्टी की प्राथमिकता और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने यह जानकारी देते हुए ट्वीट भी किया, कांग्रेस पार्टी आज जिस प्रकार से दिशाहीन होकर आगे बढ़ रही है, उसमें मैं खुद को सहज महसूस नहीं कर पा रहा हूं। मैं ना तो सनातन विरोधी नारे लगा सकता हूं और ना ही सुबह शाम देश के वेल्थ क्रिएटर्स को गाली दे सकता हूं। इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी के सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। उधर महाराष्ट्र के दिग्गज नेता संजय निरुपम ने गांधी परिवार पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में 5 पावर सेंटर बन गए हैं। इनमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का नाम भी शामिल है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी वैचारिक रूप से बिखर गई है और दिशाहीन हो गई है। कांग्रेस पार्टी में इस समय टकराव चल रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि गांधी के सेकुलरिज्म को नेहरू ने अडॉप्ट किया और नेहरू की धर्मनिरपेक्षता से धर्म ही गायब है। कांग्रेस पार्टी ने भगवान राम के प्रति लोगों की आस्था पर ही सवाल खड़े कर दिए थे, जबकि इंटरनेशनल बॉक्सर विजेंद्र सिंह भी एक दिन पहले ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का हाथ छोड़ रहे इन नेताओं का लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कितना खामियाजा उठाना पड़ सकता है, आज हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले आप कुछ प्रतिक्रियाएं सुनिए। मेरा दृष्टिकोण शुरू से यह रहा है कि भगवान श्री राम का मंदिर बने, न्योता मिले और हम न्योते को कांग्रेस पार्टी लिख के भेजे कि हम नहीं जाएंगे, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। देश में मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूं। बड़े समय तक अर्थशास्त्र और वित्त देश के प्रतिष्ठित संस्थाओं में पढ़ाया भी है मैंने। सुबह से शाम वेल्थ क्रिएटर्स को गाली, उन नीतियों को गाली, निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण, जो पूरी दुनिया मानती है कि जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार ने किया, उन नीतियों को गाली। कोई बिजनेस करे उसको गाली, कोई विनिवेश में पार्टिसिपेट करे उसको गाली, एयर इंडिया कोई कंपनी खरीदे तो वो गलत। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो नीतियां हैं और जो इश्यूज हैं उसको कांग्रेस पार्टी टैकल करने में कहीं ना कहीं बड़े गैप उसके अंदर आ रहे हैं। और मैंने अपनी चिट्ठी में भी यही लिखा है। और मैंने प्रमुख कारण यह बताया कि मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं सुबह से शाम बैठकर वेल्थ क्रिएटर्स को गाली देता फिरूं। मैं नहीं दे सकता। मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि जब सनातन धर्म के ऊपर सवाल उठाए और मैं चुपचाप बैठ जाऊं, मेरे से नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, कांग्रेस पार्टी के जो अलायंस पार्टनर्स हैं, उन्होंने सनातन धर्म के ऊपर बड़े बड़े प्रश्न उठाए। क्यों उसका जवाब नहीं दिया गया? एक इश्यू तो आप छोड़ नहीं सकते ना, उस इश्यू को तो आपको जवाब तो देना पड़ेगा। मैंने सारे विस्तार से ये सारी बातें इस चिट्ठी में लिखी है। कांग्रेस पार्टी इस समय एकदम से संरचनात्मक ढंग से देखा जाए तो बिखरी हुई पार्टी है। वैचारिक तौर पर तो दिशाहीन है, ऐसा कई लोगों ने कई बार कहा, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने ही कहा। लेकिन संरचनात्मक तौर पर एक पूरी तरह से बिखरी हुई पार्टी है। पहले कांग्रेस में एक पावर सेंटर हुआ करता था और उसका एक कॉकस होता था, उसके एक कोटरी होते थे, दरबारी होते थे और उसके खिलाफ बाकी लोग लड़ते रहते थे या संघर्ष करते रहते थे। इस समय कांग्रेस पार्टी में 5 पावर सेंटर्स हैं। आप चौंक जाएंगे सुनकर के, लेकिन ये सब हमने अनुभव किया हुआ है। अब पूछेंगे 5 पावर सेंटर कौन कौन से हैं, और पांचों के अपने कॉकस है, पांचों की अपनी लॉबी है।
और पांचों की जो लॉबी है वो आपस में टकराती रहती है, एक दूसरे को मारने में लगी रहती है। और उसमें बहुत सारे लोग, हमारे जैसे लोग जो किसी भी लॉबी का कोई बाहरी हिस्सा नहीं है, वो अक्सर तकलीफ में रहते हैं। और मैं अकेला नहीं, ऐसे लाखों लोग हैं कांग्रेस पार्टी से जुड़े। तो जो 5 पावर सेंटर है उसमें सबसे पहले तो परम आदरणीय सोनिया गांधी जी का एक पावर सेंटर है, उनके आसपास के लोग हैं। दूसरे आदरणीय राहुल गांधी जी का भी एक अपना पावर सेंटर है, उनके आसपास भी एक कोटरी है जो अपनी दुकान चलाता रहता है। फिर बहन जी की भी एक अपनी कोटरी है, वो अपने ढंग से एक्सर्ट करती रहती हैं, अपना पावर एक्सर्ट करती रहती हैं। अध्यक्ष महोदय हैं, उनकी भी उनका भी एक पावर सेंटर बन गया है। उनके आसपास जो लोग हैं वहां तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई राजनीतिक अनुभव नहीं, कोई राजनीतिक आधार नहीं, अचानक उनके साथ जुड़ के वो हाईकमान बन गए हैं और इस तरह की बातें करते, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते जो मैं आपके सामने यहां प्रस्तुत नहीं कर सकता। और आखिरी एक जो पावर सेंटर है जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन का, वेणुगोपाल जी का, वो भी एक पावर सेंटर बना हुआ है भाई। वो भी अपने ढंग से अपनी राजनीति करते रहते हैं। जब हिंदी बोलते समझ में नहीं आता, अंग्रेजी बोलते समझ में नहीं आता, मलयाली हमको समझ में नहीं आता। एक ऐसा आदमी पिछले इतने वर्षों से बैठा हुआ है और संगठन लगातार गर्त में जा रहा है, संगठन लगातार बुरे खराब दौर में, खराब हाल में। तो कांग्रेस के नेताओं के छोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है, पार्टी के छोड़ने का सिलसिला, और कांग्रेस पर बड़े सवाल खड़े करते हुए ये सभी कांग्रेस के नेता कांग्रेस का हाथ छोड़ रहे हैं और बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं और आज हम समझते हैं कि कांग्रेस में ऐसी स्थिति आखिर क्यों पैदा हो चली है। संकेत गुप्ता जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। यश श्रीवास्तव जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। आकाश वर्मा जी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अनिल कुमार गर्ग जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। यश श्रीवास्तव जी, ये वो पिलर हैं जिनको अभी हम सुनवा रहे थे आपके, कांग्रेस के वो पिलर थे, चाहे गौरव जी का हम बात करें या फिर संजय जी की बात करें, कि जो पार्टी की नीतियों को और पार्टी के नीति निर्माताओं की बात को जनता तक हम जैसे लोगों के साथ बैठकर पहुंचाते थे और पार्टी का बचाव पक्ष रखते थे, जैसे आप कर रहे हैं। क्या स्थिति बनी और जो आरोप ये लगा रहे हैं, देख रहे हैं सभी कमोबेश सभी नेता जो छोड़ रहे हैं यही आरोप लगा रहे हैं। कैसी स्थिति बनती जा रही है कांग्रेस में, कैसे आपको अपने आप को सरवाइव कर पाएगी आगे, जो आप लोग बड़ा दावा करते हैं कि 24 के चुनाव में एनडीए को करारी शिकस्त देंगे? योगेश जी, सवाल ये है माफ कीजिए, सबसे पहले मैंने जैसे गौरव वल्लभ जी के बारे में सर्च किया तो एक ये मीम है, ये सबसे पहले आया मेरे पास, ये कहीं से ये आया है। ये संबित पात्रा जी हैं, इनके चेहरे को किसी ने एक बड़े मशहूर मीम पे लगा दिया है और ये इसलिए लगाया है क्योंकि संबित पात्रा जी को एक बार गौरव वल्लभ जी ने ट्रिलियन के जीरो गिनवा गिनवा के रुला दिया। एक टीवी डिबेट थी, एक बड़ा स्टेज था। हाँ जी, वीडियो ट्रेंडिंग किया, बड़ा उसमें मेम्स भी बने। हाँ, बड़ा ट्रेंडिंग था ये। और एक परिचर्चा में ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं संबित पात्रा जी को पता नहीं था। गौरव वल्लभ जी ने जीरो गिनवा गिनवा के पात्रा जी के जीरो गिनवा दिए थे। अब सवाल ये उठता है कि अब वल्लभ जी क्या करेंगे? क्या वो पात्रा जी के साथ मिलके एक फुंतरू पकड़ के वो भी चीयर लीडर की तरह नाचेंगे जैसे संबित पात्रा जी नाच के दिखा रहे थे आईपीएल में क्या होता है, या फिर भाजपा आखिर कब तक कितने लोगों को इस तरह अपने साथ मिलाएगी? ये लोग सब जो भाजपा में जा रहे हैं, विजेंद्र सिंह चले गए, संजय निरुपम का ठिकाना नहीं, पता नहीं वो भी ज्वाइन कर ले शायद, वल्लभ जी ने ज्वाइन कर ली है। इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं, उन्होंने जिस लेटर हेड पे अपना ये रेजिग्नेशन भेजा था कांग्रेस को, उसमें आप गिनते रह जाएंगे उनकी इतनी क्वालिफिकेशन लिखी हुई है। सर्टिफाइड फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर है, फेलो लोकसभा है, सीए है, कंपनी सेक्रेटरी है, पीएचडी है, एमकॉम है, एलएलबी है। ऐसा व्यक्ति अब मंदिर की बात करेगा, अब जय श्री राम के नारे लगा लगा के बीजेपी के साथ खड़ा होगा। ईश्वर में हमारी भी आस्था है, राम की पूजा हम भी करते हैं, देवी भगवान ईश्वर को हम भी मानते हैं, लेकिन उसके नाम पे धर्मांता फैलाने वालों को जो व्यक्ति कल तक पढ़ाई करवाता था, आज वो उन्हीं के साथ जाके बैठ जाएगा। तो इसमें सवाल हमसे नहीं है योगेश जी, सवाल लेकिन अगर वो ये कह रहे हैं कि इतने लंबे अरसे से वो उनको इंतजार था कि राम का मंदिर बने, भव्य मंदिर बने और उसमें उनको निमंत्रण मिले और हम उसमें शिरकत करें, हम पहुंचे, तो
तो इसमें क्या गलती है, कहां पर गलत वो नजर आ रहे हैं आपको? नहीं, गलती ये है कि यदि ऐसा करना था तो आपको पहले ही जाके खड़े हो जाना था भाई। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं योगेश जी, ईश्वर को हम भी मानते हैं, लेकिन हम ये मानने को तैयार नहीं है कि जिस ईश्वर ने सबको प्रेम करना सिखाया, एक साथ रहना सिखाया, उसी ईश्वर के नाम पे एक दूसरे के गले काटते फिरें या उन लोगों की पूजा करें जो ऐसा कर रहे हैं। और यदि गौरव वल्लभ जी को मंदिर का ही रास्ता देखना था तो कार सेवा क्यों नहीं कर गए, जाके खड़े हो जाते, जाके वो बीजेपी पहले ही ज्वाइन कर लेते। चुनाव के समय बीजेपी ज्वाइन करना याद आया उनको। निश्चित रूप से या तो उनके अंदर गैरत नहीं है या कोई मजबूरी है। अब मजबूरी है या क्या है वो तो वही जाने, हम तो इतना जानते हैं कि हम भी देखते हैं। चलिए, आप सारी दुनिया भर से लोगों को बटोर बटोर के ले जा रहे हैं, जो लोग टिकट लेके जीत नहीं पाए या जो कुछ भी हुआ, आप इकट्ठी करते जा रहे हैं भीड़ अपने यहाँ। आप कितने लोगों को पालेंगे इस तरीके से? ये सब लोग कल को अपना अपना रोल मांगेंगे, कल को एक एक कुर्सी मांगेंगे बैठने के लिए। कितनों को पालेंगे ये बीजेपी आरएसएस वाले? इनके पास भी फंड की सीमा है, बहुत खाया है अडानी और पता नहीं क्या क्या स्कैम कर करके, लेकिन फिर भी एक सीमा है। और उसके बाद जो पहले से अंदर बैठे हुए हैं अभी वो चलना चालू होंगे, क्योंकि ये बाहर से आने वाले जो लेटरल एंट्री जिसको कहते हैं, खुद बीजेपी वाले कहते हैं, कोई लेटरल एंट्री कहता है, कोई बाहर से आने वालों को सेकंड क्लास सिटीजन कहता है। विजय वर्गीय जी हैं मध्य प्रदेश में, वो कह रहे थे भाई कलदार तो कलदार होता है। कितने लोगों को पालिएगा अपने साथ में, सवाल ये उठता है। और रहा सवाल बाकी कांग्रेस में कौन बचेगा और लड़ाई आखिर तक कौन लड़ेगा, तो भरोसा रखिए कांग्रेस में आखिर तक लड़ाई लड़ने वाले हमेशा मिलेंगे, और लड़ाई तो हम आखिर तक लड़ेंगे, जीतेंगे। संकेत जी, आवाज आ रही है आपको? चलिए, संकेत जी का आवाज नहीं मिल रहा है। आकाश शर्मा जी, बड़ी होड़ मची है, बड़ी तोड़ मची है, और कांग्रेस के नेता ही कह रहे हैं कि दरअसल आम आदमी पार्टी का जो आज कांग्रेस समर्थन कर रही है, और कांग्रेस जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के मुद्दों को लेकर के, केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के नजर आ रही है, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारती नजर आ रही है कांग्रेस। यानी कांग्रेस का एक धड़ा केवल इस बात से नाराज है कि आम आदमी पार्टी का बचाव अब कांग्रेस क्यों करती है, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी की उत्पत्ति हम कहें या जो आज फल फूल रही है वो कांग्रेस का विरोध करके ही हुई है। आकाश देखिए योगेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही, बोलिए आप। जी देखिए योगेश जी, ये कोई नई बात नहीं है। भाजपा का दूसरे विपक्षी नेताओं को या अन्य पार्टी के नेताओं को, उनके विधायकों को खरीद विरोध करना, ये तो कोई भी नई बात नहीं है। ये सालों से चला आ रहा है, भाजपा के डीएनए में है ये सब। तो या चाहे आप महाराष्ट्र में ले लीजिए, चाहे गोवा में ले लीजिए, कर्नाटका में ले लीजिए, मध्य प्रदेश में ले लीजिए, अरुणाचल में ले लीजिए, कई सारे ऐसे एग्जाम्पल है जहां पे कि भाजपा ऑपरेशन लोटस चलाती है। और जब से इंडिया गठबंधन हुआ है, और जिस तरह से अभी पिछली बार भी हमने 31 मार्च को तमाम विपक्षी दलों की एक हमने महारैली करी, उससे भाजपा बौखलाई हुई है। भाजपा में कहीं ना कहीं एक डर है कि ये गठबंधन जरूर इस बार जो उनका 400 पार का सपना है उसको रोक देगा। इसीलिए तमाम ईडी सीबीआई की कोशिश करके विपक्ष के सभी इंडिया गठबंधन के दलों को, नेताओं को डराया धमकाया जा रहा है। उनके परिवार को से बातचीत की जाती है, उनके सगे संबंधियों को डराया धमकाया जाता है, ईडी का दर दिखा के ये हो रहा है। 3 नेता जो कांग्रेस गए हैं, कांग्रेस के 3 ही नेता नहीं गए, इन 3 दिनों में और कई बड़े नेता गए हैं, लेकिन इन 3 नेताओं को प्रमुखता से जो दिखाया जा रहा है, हम चाहे बॉक्सर का जिक्र करें या फिर संजय जी का जिक्र करें, हालांकि अभी वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं किए हैं और आने वाले दिनों में क्या हो सकता है कोई कह नहीं सकता। और हम आज की तस्वीर गौरव जी की देखें तो इनको लेकर के आपको ईडी सीबीआई कौन सी जांच एजेंसी कहां पर किसके पीछे लगाया गया? नहीं बिल्कुल देखिए जो ये ईडी सीबीआई का डर, जो डंडा है, वो सबको दिखाया जाता है। होता क्या है कि जो पहले डरता नहीं है उस पे ईडी की केस डाल दिए जाते हैं। और आप देखिए, मैं ये कोई नई बात तो है नहीं, जिसको पहले ईडी सीबीआई का डर दिखाया जाता है, जो पहली शुरुआत में ही डर जाता है वो पहले भाजपा ज्वाइन कर लेता है। जो थोड़ा सा मजबूती दिखाता है उसके खिलाफ ईडी अपनी चार्जशीट दाखिल कर देती है, अपना केस डाल देती है। वो शायद हो सकता है उसके बाद तंग हो जाए। ऐसे 25 देखिए, मैं एक इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है, ये 2014 से लेके अब तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार की ईडी ने 25 विपक्षी नेताओं पर ईडी के केस डाले, और इन 25 ने जब बीजेपी ज्वाइन कर ली तो इनके केस रफा दफा हो गए। देखिए, ये सब मौका परस्त लोग हैं जो अपने दल को बदल गए आज ईडी सीबीआई से डर के। मौका तो जी एक मिनट, हेलो
जी देखिए, हाँ। मैं ये कह रहा था कि ये तमाम जितने भी लोग हैं जो अपने दलों को छोड़ छोड़ के जा रहे हैं ईडी और सीबीआई के डर से, ये सब मौका परस्त लोग हैं। मौका तो मनीष सिसोदिया जी के भी पास था, वो भाजपा से डील करते, अरविंद केजरीवाल को धोखा दे देते और जेल से बाहर आ जाते। मौका तो संजय सिंह जी के भी पास था, वो भाजपा से डील करते, भाजपा में शामिल हो जाते और जेल से बाहर आ जाते। मौका तो सत्येंद्र जैन जी के भी पास है, वो भाजपा से डील कर ले और वो जेल से बाहर आ जाए। लेकिन फैसला खुद को लेना है, क्योंकि इतिहास जो है वो डर के जीने वालों को भी याद रखता है, और जो लोग हिम्मत से खड़े रहते हैं अन्याय के खिलाफ उनको भी याद रखता है। इसलिए फैसला खुद को लेना है कि आपने इतिहास में अपना नाम ये डर वाले लोगों के साथ जमा कर अपना लिखवाना है, या फिर ईमानदार और बहादुर लोगों के साथ लिखवाना। जो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी तमाम एजेंसियों का इस्तेमाल करके, पैसों की खरीद फरोख्त करके, वेजा इस्तेमाल करके आप लोगों के नेताओं को तोड़ने का काम कर रही है। संकेत जी, आवाज आ रही है आपको? जी संकेत जी, आपने जी आ रही है, गौरव जी को या फिर बॉक्सर साहब को या फिर अन्य नेताओं को जो आप तोड़े हैं हाल फिलहाल दिनों में, 2-4 दिनों में जिनकी ज्वाइनिंग करवाए हैं, क्या डर दिखाया गया है इनको, जरा बताइए, हम भी जाने। आकाश जी भी यही आरोप लगा रहे हैं, एसजी भी यही कहना है उनका भी। माननीय कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता साहब ने कहा कि जय श्री राम का उद्घोष करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जय श्री राम के नारे से इतनी एलर्जी क्यों है कांग्रेस पार्टी को? अगर कोई राम भक्त प्रभु श्री राम के अयोध्या मंदिर बनने से और जय श्री राम बोलकर प्रभु श्री राम के मंदिर बनने पर कांग्रेस पार्टी के स्टैंड से नाराज होकर आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करता है, तो क्यों जय श्री राम के नारे से एलर्जी आज कांग्रेस पार्टी को होती है? इन्होंने कहा अगर जय श्री राम ही बोलना था तो पहले चले जाते। बहुत शर्म आती है ऐसी सोच पर कि हमारे जो हिंदू भाई बहन है, जो हमारा जन्म प्रभु श्री राम का नाम लेकर होता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को जय श्री राम के नारे से इतनी ज्यादा एलर्जी है। और जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अभी बोल रहे थे ईडी का केस और ये केस, मैं पूछना चाहता हूं मौका परस्त आम आदमी पार्टी से, वो बच्चों की कसम खाते थे कि कांग्रेस पार्टी में नहीं जाएंगे, कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा नहीं होऊंगा। मैं बच्चों की कसम खाता हूं, अगर किसी के ऊपर आरोप है तो उसे पद से तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। ये कौन है मौकाप्रस्त? ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने कसम अपने बच्चों की खाई कि कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, आज कांग्रेस की गलबैया करके, और कांग्रेस पार्टी को देखो जिसने कंप्लेंट की शराब घोटाले की, आज वही उनके साथ खड़े हुए हैं। कैसे लोग हैं ये, और किस तरह की राजनीति आज दिल्ली और देश की जनता को देखनी पड़ रही है। लेकिन मेरा एक सवाल, जिस सवाल से मुझे खुद हिंदू होते हुए बहुत पीड़ा होती है, क्यों जय श्री राम के नारे से इतनी एलर्जी कांग्रेस पार्टी को है? क्या अयोध्या में राम मंदिर किसी कांग्रेस पार्टी के भक्त को वहां जाने से रोकता है? आप आइए, अयोध्या का मंदिर, वहां मां शबरी का भंडारा नित्य रोज चल रहा है, लेकिन इस तरह की बातें आप इतने बड़े टीवी चैनल पे बैठ के मत कीजिए, जिससे धार्मिक आस्था, जो हमारी धार्मिक भावना है, वो हर्ट हो। कांग्रेस पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, प्रभु श्री राम सबके हैं और प्रभु श्री राम सबके रहेंगे। लेकिन जो प्रभु श्री राम का भक्त होगा उसे कभी प्रभु श्री राम का नारा लगाने से एलर्जी नहीं होगी। मैं कांग्रेस पार्टी की नीतियां हैं उस पर आप बात कीजिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी जब प्रभु श्री राम से एलर्जी करती है तो मुझे बहुत दुख होता है, और इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के इस बयान की कड़ी निंदा करता हूं। जी, छोटा सा कमेंट, उसके बाद से भी ये कह देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में ये जो गौरव जी आज आए हैं, ये कांग्रेस पार्टी से शुभ होकर आए हैं। उन्हें बकायदा रीजनिंग दी है कि किस तरह कांग्रेस पार्टी में युवाओं का हनन हो रहा है, किस तरह कांग्रेस पार्टी, जो देश आज निरंतर विकास की दौड़ में आगे बढ़ रहा है, उसकी अवहेलना कर रही है। किस तरह कांग्रेस छोटा सा जवाब ले लीजिए संकेत जी, छोटा सा जवाब ले लीजिए। यस जी, गलत कर रही है कि छोटा सा जवाब, तो उसके बाद इन बातों को सोचकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ठीक है, छोटा सा जवाब। उसके बाद भी आपने ईडी घुसा दी, सीबीआई घुसा दी, योगेश जी रटाई जो एक एल्बम है। ठीक है संकेत जी एक छोटा सा जवाब लीजिए। सभी टीवी चैनलों ठीक पे है, टेप रिकॉर्डर चलता ठीक है संकेत जी एक छोटा सा जवाब। रिकॉर्डर छोड़ दीजिए, आज आपके नेताओं से जनता का विश्वास हट चुका है। अरे दिल्ली की जनता के सामने आपकी पोल खुल चुकी है। आपने जो भ्रष्टाचार किया वो जनता के सम्मुख आ चुका है। ठीक है, यस जी, छोटा सा जवाब, उसके बाद अनिल जी के पास आते हैं। योगेश जी, मेरा जवाब थोड़ा सा लंबा है, यदि आप समय दे सकते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं बाद में बोलूंगा। फिर एक कमेंट अनिल जी का ले लेता हूं, उसके बाद आता हूं आपके पास। अनिल जी, आप क्या देख पा रहे हैं, क्या वजह है कि कांग्रेस के नेता एक एक कर हाथ का साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं, और उनका ठिकाना भी अगर कहीं मिल रहा है
तो भारतीय जनता पार्टी के पास ये ठिकाना मिल रहा है और अन्य राजनीतिक दलों में उनको ठिकाना नहीं मिल रहा। क्या वजह लग रही है आपको, और इसका खामियाजा कितना उठाना पड़ सकता है लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस को? योगेश जी, मैं अभी तीनों साथियों को सुन रहा था। जो आम आदमी पार्टी के साथी ने वजह बताई कि भारतीय जनता पार्टी डर रही है क्योंकि 2024 में हार रही है। हाँ, मुझे बताओ कि कोई भी विपक्षी पार्टी जो इस समय है, उनका नेता अगर 2024 में कोई डरी हुई पार्टी हो, हारने वाली पार्टी हो, अपनी जीतने वाली पार्टी को छोड़ के हारी हुई पार्टी में जाएगा क्या? तो ये तो जिस तरह से बात करते हैं ना कि भैया एनडीए डर रही है, एनडीए हार रही है, भाजपा हार रही है, 2024 में बुरी तरह हार जाएगी, इसलिए वो डर रहे हैं। तो सबसे बड़ा झूठ ये जनता को समझ में आता है कि इनको ये बात नजर नहीं आ रही, और यही सबसे बड़ा कारण है उनके जाने का। यानी जो भी आम आदमी पार्टी या कांग्रेस या जो भी इंडी गठबंधन के नेता है ना, वो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं और जो उनको खुद भी मालूम है यथार्थ से दूर है। जब उनकी टीम में कोई बैठा होता है तो उनको मजबूरी होती है उस अपने बड़े नेताओं की झूठ का रफू करना। तो गौरव वल्लभ जी भी अभी तक यही करते आए थे। अगर राहुल गांधी ने कह दिया कि इस बार हम बहुमत में आ रहे हैं, बहुमत में 2-3 सीटें जीत रहे, तो उनको भी कहना पड़ता था हम जीत रहे, और बताना पड़ता था कहां कहां जीत रहे, कैसे कैसे जीत रहे। लेकिन झूठ को रफू करने की भी एक सीमा होती है। मुझे लगता है गौरव वल्लभ जी क्योंकि प्रोफेसर है, पढ़े लिखे हैं, वो लगता है उनको लगा कि रफू करते करते इतना फट गया है कपड़ा, अब ये रफू नहीं हो सकता। लेकिन ये अर्जी कह रहे हैं कि इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद उन्होंने जो तर्क रखे हैं कि पार्टी छोड़ने का जो रीजन उन्होंने दिया है कि प्रभु राम के दरबार पर कांग्रेस ने नहीं गए, मत्था नहीं टेका, निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया, इस वजह से वो भी क्षुब्ध हुए और उनको भी लगा कि ये प्रायश्चित है, ये प्रायश्चित के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने दामन थाम लिया। कोई और रीजन दे सकते थे। जब आदमी किसी को छोड़ता है तो उसके कारणों की लिस्ट अलग होती है, जब किसी को ज्वाइन करता है तो उसके कारणों की लिस्ट अलग होती है। मैं कारणों पे नहीं जाता, वास्तविक कारण ये है कि इस समय कांग्रेस और इंडी गठबंधन के बड़े बड़े नेता जिनको उस पार्टी को चलाने का काम नहीं है, यानी उस पार्टी के सेकंड लाइन के नेता हैं, उनको ये महसूस हो रहा है कि ये पार्टी अब डूब रही है, इन पार्टियों का जनाधार नहीं है, 2024 में बुरी तरह हारने वाले हैं, एनडीए का ही आगे जो भविष्य है, इसलिए वो अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए इसको छोड़ के एनडीए में जा रहे हैं, इंडी गठबंधन के पार्टी को छोड़ के, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। अभी जैसे आम आदमी पार्टी के साथी ने बोला कि ये ईडी से डरा रहे हैं, सीबीआई से डरा रहे हैं। आप मुझे बताओ, अन्ना हजारे को ईडी और सीबीआई से डराया गया है? आप मुझे बताओ, प्रशांत भूषण को ईडी और सीबीआई से डराया गया है? आप मुझे बताओ, योगेंद्र यादव क्यों छोड़ के चले गए इनको? कुमार विश्वास क्यों छोड़ के चले गए? शाहजिया इल्मी, कपिल मिश्रा क्या ईडी और सीबीआई से डर गए? मेरे को समझ में नहीं आता। ये ऐसे जैसे कारण गिराते हैं कि जो सही कारण होता है वो पीछे चला जाता है, और ये लोग इन पे यकीन नहीं करते। इनको लगता है ये राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता, प्रवक्ता ये सिर्फ रटी रटाई बात करते हैं, इनका यथार्थ से लेना देना नहीं है। असली बात ये है, इस समय कांग्रेस के पास कोई ऐसा लीडरशिप बची नहीं है जो कांग्रेस को जीत दिला सके, विनिंग कैपेबिलिटी दिखा सके। इसलिए ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस शायद पहले से भी कम सीटों पे आ जाएगी, इसलिए उनको लीडरों में भगदड़ मची है। उनको लग रहा है इनके साथ खड़ा होना मतलब हार को वर्ण करना, मतलब नेतृत्व का अलायंस पार्टी है वो भी छोड़ रही है और इनके नेता भी इनको छोड़ रहे हैं। ठीक है, नेतृत्व का अभाव। यस जी, अब मुझे लगता है कि आपके पास सवालों की भरमार हो गई है, आपको 2 लोगों के जवाब देने होंगे। नहीं, मुझे याद है, और मैं सबसे पहले मैं क्रमवार चलता हूं। तो सबसे पहले ये जो हमारे भाजपा के महोदय बैठे हुए हैं, जिनको फिर से राम भक्ति याद आ गई है, उनको मैं और याद दिला देता हूं। राम ने एक माता सीता के लिए लंका जला दी थी। आपके राम राम चिल्लाने वाले नकली भक्त जो हैं, वो ना मणिपुर जा पाए, ना महिला पहलवानों के लिए वो बोल पाए, ना उत्तर प्रदेश में बढ़ते महिलाओं के प्रति अपराध के बारे में कुछ कर पा रहे हैं। तो राम का नाम लेकर रावण का काम करना, अरे ये जो इस तरह की आप अपमानजनक भाषा का यूज कर रहे हैं, यश जी माफ कीजिएगा, एक टीवी चैनल पर आपको किसी की भक्ति पे आपको घुसना आता है, आपका बीपी अगर हाई होता है तो आपको टीवी चैनल पे इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। अगर आप किसी भक्त की भक्ति के बारे में इस तरह से प्रश्न उठाए तो ये बिल्कुल गलत है। अगर आपकी नजरों में पढ़ा लिखा आदमी जय श्री राम नहीं बोल सकता तो ये आपकी अपनी सोच, आपकी पार्टी की सोच हो सकती है, लेकिन हमारी ये सोच नहीं है। इस तरह आप टीवी डिबेट पर किसी की भक्ति बोलने को दीजिए, नहीं तो फिर ये दंगा फसाद यहाँ हो रहा है। प्रभु श्री राम नहीं, दंगा फसाद नहीं करेगा भाई। आप इस तरह उनका माहौल नहीं उड़ा सकते। प्रभु श्री राम का मखौल कोई नहीं उड़ा रहा है यहाँ पे। ये आप लोग प्रभु श्री आपने कहा जो भक्ति रखते हैं, आपको कुछ नहीं सुनाई दे रहा, बीच में मत आइए। अरे राम का कुछ नहीं मालूम, सभी लोगों की भक्ति पर प्रश्न उठा रहे हैं।
मैं बिल्कुल उठा रहा हूँ, झूठी है भक्ति, भक्ति के नाम पे आप लोग अपराध करते हैं, भक्ति के नाम पे आप लोग राम की जमीन खा जाते हैं, चंदा हड़प जाते हैं, चंदा चूर हैं आप लोग, काहे की भक्ति कर रहे हैं आप सिर्फ अडानी की भक्ति कर रहे हैं। योगेश जी मेरे बीच में बोल रहे हैं, यदि आप चाहते हैं कि यही हो। अच्छा एक सेकंड संकेत जी, ठीक है संकेत जी जवाब ले लीजिए, उसके बाद मैं आपके पास आता हूँ। यस जी अपनी बात रख ली, उसके बाद मैं आपके पास आता हूँ, आपसे जवाब लूंगा। यस जी जी हाँ। तो देखिए जैसा मैं कह रहा था कि भगवान राम के जो आदर्श हैं उनका पालन होना जरूरी है। राम राम चिल्ला के तलवारें भांजना, दंगे करना, चंदा चुराना, जमीन हड़पना, ये राम की भक्ति नहीं है, ये राम के नाम पे स्वार्थ सिद्ध करना है। रहा सवाल हमारे अनिल गर्ग जी के विश्लेषण का, तो उनका विश्लेषण मैं कई बार देख चुका हूं। उनके विश्लेषण के कारण लोग आजकल विश्लेषक का नाम बदल के कुछ और करने लगे, तो मुझे उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ इतना जरूर कहूंगा कि ये कह रहे थे कि भाई कांग्रेस में सबको डूबती नैया दिख रही है इसलिए भाग रहे हैं। अरे तो भैया महान विश्लेषक महोदय, अगर कोई खाली जगह दिखेगी तो आदमी ये सोचेगा ना कि यहां मैं अपना झंडा गाड़ दूं या और छोड़ के भाग जाएगा। एक ही कारण है योगेश जी कि कोई कांग्रेस इस समय कोई भी विपक्षी दल छोड़ के यदि भाजपा में शामिल हो जाता है या इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर अचानक भगवान की बातें करने लगता है, उसका एकमात्र कारण है कि कोई ना कोई मजबूरी पकड़ के उनसे दल बदल करवाया गया है। और इस चुनाव के बाद आपको उसके बहुत सारे खुलासे दिखाई देंगे। ये तमाम लोग जो दल बदल के इधर उधर भगे हैं, ये जरूर इनके कारण सामने आएंगे कि ये क्यों गए हैं, क्या हुआ है, अंदर क्या घटा है। उसी तरह जब हम एक और इसमें मैं एक साक्ष्य रख देता हूं, विजेंद्र सिंह उन लोगों में सबसे आगे थे, मुखर थे, जो महिला पहलवानों के लिए खड़े होकर बोल रहे थे। आज उन्हें उसी ब्रजभूषण का प्रचार करना पड़ेगा जिसके खिलाफ वो कल तक खड़े हुए थे। तो उनके अंदर का जो अंतर्द्वंद है वो इस समय हमारी परिचर्चाओं से परिभाषित नहीं हो सकता। नहीं ये कैसे, ये एक रात में रातों रात, वो रात को जब सोने से पहले आपका ट्वीट शेयर करते हैं, यानी पार्टी का ट्वीट शेयर करते हैं, वो दिखाते हैं भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर नजर आते हैं, और सुबह होती ही सूर्योदय, यानी 12 घंटे के दरमियान भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा ऐसा बाण छोड़ दिया कि वो डर गए और बीजेपी का दामन थाम लिया, और वो भी रात को। योगेश जी मैं बार बार कह रहा हूं कि किसी व्यक्ति ने यदि दल बदला है तो उसके पीछे उसके कारण वही जानता है या बदलवाने वाला जानता है। लेकिन खास बात यह है जनता के लिए कि इस तरह की खबरें कि भाई दल बदल गया तो पार्टी खत्म हो गई, इनको याद दिलाइए लाहौल स्पीति की पूरी भाजपा कार्यकारिणी के 22 नेताओं ने एक साथ इस्तीफा दिया है। नहीं, पूरी कार्यकारिणी है नहीं यस जी, लेकिन यहाँ पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, संजय जी ने जो आरोप लगाए हैं कि पावर पॉइंट जो दिख रहे हैं 5-5 उन्होंने गिना दिए, ये तो सब इनके पावर पॉइंट गिना देता हूं मैं। नहीं उनके तो ठीक है, लेकिन वहां पर एक चीज है ना, कम से कम देखिए वहां पर जो आदेश आ गया, क्योंकि ये बात आप लोग भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कह दिया या अमित शाह जी ने कह दिया, आप लोग ये भी कहते हैं कि जेपी नड्डा साहब नहीं मानता हूं योगेश जी, लेकिन आप लोग ये आरोप लगातार लगाते रहते हैं। जब आप पर ये आरोप लगाया जाता है कि डमी अध्यक्ष को बिठा दिया गया, तो आप पूछते हैं कि भाई जेपी नड्डा साहब क्या है, वो भी तो डमी है, आप दो लोगों पार्टी चला रहे हैं, तो वहां कम से कम नेतृत्व तो है ना। देखिए नेतृत्व यदि होता योगेश जी, तो करण थापर जी का एक इंटरव्यू है जिसमें मणिपुर के एक विधायक, बीजेपी के विधायक ये बता रहे हैं कि एन बीरेन सिंह ने वो अरमबाई टेंगोल खुद खड़ा किया है जो इस समय मणिपुर में आग लगा रहा है, और वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि यदि उनकी कुर्सी पर बात आई तो मणिपुर और जलेगा। इसके खिलाफ ना तो भाजपा ने खंडन दिया है, ना नरेंद्र मोदी कुछ बोले, ना अमित शाह कुछ बोले। तो पावर पॉइंट जब गिनाने बैठते हैं कोई भी, या यहाँ हमारे विश्लेषक महोदय उसकी भजन गाना चालू करते हैं उसके नाम का, तो उन्हें याद होना चाहिए कि इस समय यूपी के सीएम से नरेंद्र मोदी के संबंध अच्छे नहीं बताए जा रहे हैं, ये भाजपा वाले बताते हैं। एक स्टेज का वीडियो भी बड़ा मशहूर होता है जिसमें सबको वो नमस्कार कर रहे हैं, लेकिन अजय सिंह नहीं, क्या नाम है उनका, योगी आदित्यनाथ, वो नमस्कार नहीं कर रहे हैं। वहां एन बीरेन सिंह जैसे लोग खड़े हो रहे हैं, क्या गारंटी है कि कल को हिमंता बिस्वा शर्मा भी ऐसा करके खड़े नहीं हो जाएंगे। तो ये पावर पॉइंट गिनाने पे हम आ गए ना, तो इनका एक एक बजरंग दल का कार्यकर्ता अपने आप में खींचा बैठा है इनसे। चलिए हमें छेड़िए मत। अनिल गर्ग जी कुछ जवाब देना चाह रहे हैं, करते हैं दूसरी तरफ का भी कीजिए, नहीं तो चुपचाप बैठ। ठीक है अनिल जी। मैंने शायद अपने कांग्रेसी साथी की द्वितीय रक्त को छेड़ दिया, वो आत्मचिंतन करने को तैयार नहीं है कांग्रेस, वो विश्लेषक पे जरूर सवाल उठा रहे हैं। इनको लग रहा है कि मैंने अगर कहा कि कांग्रेस आज जीत का पर्याय की बजाय हार का पर्याय बनती जा रही है, तो इनको अपना आत्मचिंतन करना चाहिए। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं
क्यों आपके साथी आपको आपको छोड़ भी के जा रहे हैं? आत्मचिंतन करना आपने कहा चाहिए। खाली आपके जगह है। विश्लेषण में यस जी, आप बोलिए चाटुकारिता क्यों पहले। दिखती है? यस जी, आप बोलिए आप पहले। बिल्कुल बिना साबुन तेल के पूरे टाइम नहाते रहते हैं, जब देखो तब भाजपा भाजपा भाजपा। आपने कभी, मैं इतनी डिबेट में आपको देख चुका हूं गर्ग जी, कभी आपने ऐसा बोला है कि नहीं भाई भाजपा की ये नीति गलत है या कांग्रेस की ये नीति गलत है? आप नीतियों पे बात ही नहीं करते हैं, आप हमेशा केवल चाटुकारिता में लगे रहते हैं। अगर आप बोल चुके हो तो मुझे बताना, तो मैं तब बोलना शुरू करूंगा। आप बोल नहीं चुके तो हैं, मैं ठीक है, बोलूं? आप मत बोलिए, आपके बोलने से मुझे मैं आपसे कुछ हो नहीं रहा है, मत बोलने बोलिए। में बहुत कंपटीशन अच्छी नहीं बात। करना है। मैं बोलूं? नहीं नहीं, कंपटीशन में आप हैं भी नहीं महोदय, आप कंपटीशन में नहीं है, मुझे रहना आप नहीं तो है मेरे विश्लेषक दोस्त, है ना। मुझे रहना नहीं है। अरे आप तो मुझे विश्लेषक है ना, रहना आप नहीं है। कंपटीशन से बाहर है। योगेश जी, आपका आप बता काम है दीजिएगा मुझे जब बोलना हो। कंपटीशन को बराबरी से देख के सबके बारे में बात करना। ठीक है। आप केवल एक तरफ की बात करते हैं। ठीक है, यस जी, सुन लीजिए योगेश जी, अनिल जल्दी अनिल जी हो को सुन जाए, लीजिए, इनका तो अनिल जी को बता सुन लीजिए। दीजिएगा। हाँ अनिल जी। देखिए, मैंने पहले कहा, आदमी को जब आत्मचिंतन नहीं करता ना, अपनी कमजोरियां नहीं देखता, तो कभी उसको दूर नहीं कर पाता। कांग्रेस नेतृत्व की परेशानी यही है, वो भी आत्मचिंतन करना नहीं चाहते, वो आत्म मुक्त होकर घूम रहे। आप मुझे बताइए, राहुल गांधी की इतनी बड़ी मजबूरी आ गई, आज वो अमेठी छोड़ के सिर्फ वायनाड पे क्यों फोकस करना चाह रहे? क्यों छोड़ रहे हैं? अगर एक बार हार गए क्या हो गया? के स्मृति सामने ईरानी एक हारी थी, फौजी वो 5 साल तक पीछे गई थी ना, वो अभी एक बार हारने के बाद ही डर गए। क्या जरूरत थी उनको डरने की? अगर उनमें ताकत और हिम्मत होती तो वापस अमेठी में खड़े होते और बोलता अमेठी से हारूं या जीतूं, अमेठी का मैं हूं और अमेठी मेरी है, मैं यहीं से चुनाव लड़ूंगा और कहीं से लड़ूंगा भी नहीं। अगर हिम्मत होती तो इसको ऐसा करना चाहिए था। अगर मैं उनकी जगह तो उनको यही सलाह देता कि यदि आप राहुल ऐसा गांधी करिए। छोड़ के लेकिन वो लोग मोदी सेम पहुंच साइड जाए बोल रहे हैं। वायनाड यस जी, चुपचाप बैठ जाइए थोड़ी देर चुपचाप बैठ जाइए, आप बाद में बोलिए अपनी बारी में, मैं आपकी बात में बोलता नहीं। अगर बैठिए थोड़ी देर। नहीं, ये चुनाव बदतमीजी में कहलाता है। जब कोई आदमी बात कर रहा है उसके बीच में टोकना अच्छी बात नहीं है। आप युवा है, समझिए बात को। आप अपनी बारी में बोलिए ना, मैं आपको बोलता हूँ क्या बीच में? नहीं बोलता, तो आप क्यों बोल रहे? दूसरी बात ये जो चर्चा कर रहे थे कि मैं विश्लेषण करने में शायद बायस्ड हो रहा हूँ। बायस्ड नहीं होता हूँ, मैं सच्चाई बताता हूँ। मैंने आपको पहले बोला कि किसी को भी छोड़ने का कारण जो होता है, एक लंबी लिस्ट होती है। उसी आदमी को कोई ज्वाइन करना होता है, एक लिस्ट होती है। मैंने उस लिस्ट पे गया ही नहीं। मैंने एक बार नहीं बोला कि विजेंद्र जी ने क्या बोला, गौरव वल्लभ ने क्या बोला, संजय निरुपम ने क्या बोला। जब वो अपनी पार्टी के पक्ष में खड़े होते हैं तो पार्टी पक्ष में बोलते हैं, जब पार्टी छोड़ देते हैं तो पार्टी की कमियां गिनाते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, मैं इस पे जा ही नहीं रहा। मैं जा रहा हूं इस बात पे कि आखिर उन्होंने पार्टी छोड़ी क्यों होगी। उसका इकलौता कारण है कि उनको लगता है कि किसी भी कारण से अब कांग्रेस में उनको अपना भविष्य नजर नहीं आता। उनको लग रहा है कि जो कांग्रेस नेतृत्व है वो उनको उतना भाव नहीं दे रहा, उतनी जगह नहीं दे रहा, उतनी हिम्मत नहीं दे रहा, उतनी ताकत नहीं दे रहा, या वो जो मिला हुआ है उससे उनको संतुष्टि नहीं मिल रही, उतना से उसका काम नहीं चल रहा। उनको नहीं लगता कांग्रेस में उनका भविष्य, इसलिए वो कांग्रेस छोड़ रहे अपने हैं। बेहतर सियासी करियर की तलाश में, इसका क्या जाने? हाँ, सीधा सा मतलब ये कि अपने बेहतर सियासी करियर के भविष्य की तलाश में ये लोग आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। संकेत जी, क्या अब आने वाला चुनाव 2024 का भी राम मंदिर, जाति, धर्म, संप्रदाय केवल इसी पर टिक जाएगा? काम क्या किए जा रहे हैं वो सब मुद्दे बहुत दूर हो जाएंगे, रोजगार का मुद्दा बहुत दूर हो जाएगा, शिक्षा का मुद्दा बहुत दूर हो जाएगा, स्वास्थ्य का मुद्दा नजर नहीं आएगा? देखिए, हमने 2014 में जो वादे किए थे, 2019 के चुनावों में हम उनको 98% से ज्यादा वादे पूरे कर 2019 में जब जनता के समक्ष गए थे तो 98% वादे पूरे करके गए थे। 2019 में जो वादे किए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बनाना चाहता हूँ, 99% वादे पूरे करके हम 2024 का नया घोषणा पत्र अभी कुछ दिनों में देश की जनता के सामने रखने वाले हैं। जो देश में विकास की रफ्तार बढ़ रही है, जिस तरह हम आज विश्व स्तर पर हमारा देश आगे बढ़ता चला जा रहा है, जिस तरह आप हाईवे का एक तरीके से पूरा जाल देख रहे हैं पूरे देश में। शायद यश वास्तव दिल्ली से कभी मेरठ नहीं गए या आगे कभी बुलंदशहर वगैरह जाने का उनका चांस नहीं पड़ा। अगर वो पूर्वांचल की तरफ जाएंगे तो उन्हें लगेगा कि देश आज नियमित रूप से, रेगुलरिटी से देश आज तरक्की और विकास की राह पर बढ़ रहा है। जो राजीव गांधी कहा करते थे हम 100 पैसे भेजते हैं और 15 पैसे पहुंचते हैं, आज 100 पैसे जाते हैं तो 100 पैसे ही पहुंचते हैं। किसान सम्मान निधि मिल रही है, फसल बीमा मिल रहा है, किसान, नारी, रोजगार जो हमारे युवाओं को मिलना चाहिए, गरीब, ये 4 जातियां हमारे नरेंद्र मोदी जी जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने बताई है, और उनके उत्थान को ध्यान में रखते हुए देश के विकास पर भारत की जनता मोहर लगाने वाली है। और 2024 में निश्चित रूप से हम 400 के करीब सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। और जो आपने पूछा, हमने कभी भी
देश ऐसी कोई भी बात कभी भी किसी भी चैनल पर बैठकर नहीं की, लेकिन राम मंदिर बनाना आज नहीं, पार्टी जब से बनी है तब से हम प्रभु श्री राम जी का मंदिर बनाने के लिए हमारी हमेशा ये बात रही है, हमारी ये मांग रही है। हम आज भी ये कहते हैं कि हम देश में विकास की दौड़ में देश को सबसे आगे पहुंचाना चाहते हैं, विश्व पटल पर भारत को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हम भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। हमने देश में युवाओं के लिए काम करना है, हमने देश में गरीबों के लिए काम करना है, हमने देश में किसानों के लिए काम करना है। देश में जितने मेडिकल बने, देश में जिस तरह तरक्कियां हो रही है, यूनिवर्सिटीज खुली, स्कूल्स बने, कॉलेजेस बने, गांव-गांव बिजली पहुंची। ठीक है संकेत जी आ गई बात, संकेत जी आ गई बात। यस जी आपके पास है, उससे पहले एक कमेंट में लेते हैं जरा आकाश जी का। देखिए एक बात आप लोग अक्सर ये बोलते हैं कि राजीव गांधी बोलते थे 100 रुपए भेजते थे, 100 पैसे भेजते थे तो 25 पैसा पहुंचता था। ठीक है संकेत जी, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी, देखिए ये उदाहरण उन्होंने इसलिए दिया, उन्होंने एक तंज कसा था, हम ये कह सकते हैं पार्टी के नीचे कार्यकर्ताओं के लिए या अधिकारियों के लिए। ये कोई नहीं कहता, अपनी पार्टी पर कोई आरोप नहीं लगाता है। घर में भी लोग कहते हैं कि हमने 1 रुपए दिया तो 25 पैसा वहां पहुंचा, 50 रुपए। तो आप लोग अगर इसको ये सोचिए कि खुद स्वीकार कर रहे थे तो ऐसा नहीं है। हालांकि ये हम कह सकते हैं कि राजीव गांधी ने कम से कम खुद का आईना दिखाने की कोशिश की, कार्यकर्ताओं को एक आह्वान किया कि आप सतर्क होइए, आप जागिए, कि कम से कम। ठीक है, ऐसा राजा है जो कहता है मेरे राज में इतना करप्शन है कि मैं 100 पैसे भेजता हूं और 15 पैसे पहुंचते हैं। मैं आज ठोक बजाकर कहता हूं हम 100 रुपए देते हैं तो हमारे 100 रुपए गरीबों के उत्थान के लिए पहुंचते हैं। हमने ऐसी नीतियां बनाई। अरे संकेत जी देखिए भावनाओं में मत बहिए, संकेत जी भावनाओं में मत बहिए, क्योंकि फिर मुझे भावनाएं प्रकट करनी पड़ेंगी तो आपके लिए भी। देखिए मैं जब भावनाएं प्रकट करने लगता हूं ना तो फिर सभी के लिए दिक्कतें होने लगती हैं, राजनीतिक पार्टियों के लिए सभी। तो वो जो भावना थी उनका राजीव गांधी के कहने का, उसको भी आप समझिए, और भावनाएं ये भी समझिए कि 12,000 में कहां पर सुलभ शौचालय बन जाता है और उसमें प्रधान को कितना दिया जाता है वो मत कहिए, नहीं तो मैं अभी कोई हो सकता है कि किसी की रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी। एक सेकंड मुझे समय का अभाव है संकेत जी, समय का अभाव है, फिर मैं आपको बुलाऊंगा, समय का। आकाश जी एक तरफ तो आम आदमी पार्टी के नेता, आ रहा हूं यस जी, आकाश जी एक तरफ तो आम आदमी पार्टी के नेताओं पर किस तरीके से जो आरोप लग रहे हैं और उनको जेल में भेजा जा रहा है, वो जेल की सलाखों के पीछे जा रहे हैं जो दिग्गज नेता है। दूसरी तरफ कांग्रेस के जितने दिग्गज नेता हैं वो भी कांग्रेस का हाथ छोड़ते नजर आ रहे हैं, एक एक कर जाते नजर आ रहे हैं। 24 में आपको ये नहीं लगता है कि बड़ी चुनौती, बड़ी लड़ाई, आपने जो कहा कि 31 तारीख को हमने रामलीला मैदान में एनडीए को दिखा दिया कि कितनी ताकत है और उससे एनडीए डर गया है, क्या आपको ये नहीं लगता है कि ये खुद ही आपके लिए जो छोड़ के नेता आपके जा रहे हैं घातक साबित होंगे? जी नहीं, बिल्कुल मुझे ऐसा नहीं लगता है कि घातक साबित होंगे, बल्कि अच्छा है कि अगर किसी को खंजर भोंकना है तो पहले ही अगर हमें पता लग जाए कि कौन बिकाऊ है और कौन इनकी गीदड़ भक्तियों से डर के गन छोड़ के भागने वाला है, तो ये तो हर लड़ाई से पहले आह्वान होना चाहिए सेनापति द्वारा कि जो हिम्मत करके लड़ सकता है, अपनी ताकत दिखा सकता है वो रहे, और जिसको डर है वो अभी जंग छोड़ के चला जाए। तो बहुत अच्छी बात है यदि कुछ लोग जो डरते हैं, जिनको डर लगता है इनकी एजेंसियों से या इनकी गुंडागर्दी से या किसी भी अन्य वजह से, वो डर के छोड़ के जाना चाहते हैं अपने दलों को, तो ये बहुत अच्छी बात है। गंदगी जितनी जल्दी साफ हो जाए। अनिल जी ने नाम गिनाए तो योगेंद्र यादव कोई और कुमार विश्वास, इन सब नाम गिनाए, उन्होंने कहा इनको किसने डराया था, कौन सी एजेंसियों ने डराया था? देखिए आप बहुत स्मार्ट हैं, आपने आपका बैलेंस बना रहे। आज मैं और यश भाई दोनों साथ में हैं, तो आपने भाजपा के 2 प्रवक्ता बिठा लिए, बस एक को आपने राजनीतिक विश्लेषक का नाम दे दिया। तो खैर एनीवेज वही बात करेंगे जो भाजपा वाले कह गए। तो यश भाई बिल्कुल सही कह रहे थे, मैं तो पहली बार डिबेट में आया उनके साथ, मैं नहीं जानता, लेकिन बिल्कुल मुझे संकेत भाई और उनकी बातों में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा था। आगे मैं भी ध्यान रखूंगा। अच्छा अभी ये बात कर रहे थे संकेत भाई, जवाब क्या है सर? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में भी कोई फर्क नहीं है। आप दोनों भी अभी आप यश भाई को सिखा रहे थे बीच में नहीं बोलते हैं सर, अभी आप यश भाई को सिखा रहे थे किसी के बीच में नहीं बोलते हैं, आप मेरे बीच में बोल रहे हैं। सर आप मेरे बीच में बोल रहे हैं, अभी आप समझा रहे थे, और दिल्ली में आके एक हो जाते हैं। ये कैसा गठबंधन है? सुनिए ये राजीव गांधी का नाम लेके ईमानदारी की बात कर रहे थे। मेरे को लगा था स्टूडेंट वाली जो खबर है ये शायद वो दिखा रहे हैं कि आपने टाइप पर लिख के लाया था कि बीजेपी ने शरद रेड्डी से 60 करोड़। चलिए इस पर भी चर्चा करूंगा। जाहिर तौर पर मैंने बेरोजगारी को लेकर के बड़ा सवाल उठाया और बेरोजगारी पर मैंने चर्चा भी की थी अभी पिछले दिनों। जाहिर तौर पर एक बड़ा मुद्दा है, इसलिए मैंने संकेत जी से पूछा कि क्या ये सारे मुद्दे दूर हो जाएंगे, छूट जाएंगे क्या?
जिस तरीके के जो माहौल, माफ कीजिएगा अनिल जी, एक बड़ी खबर आ रही है इसलिए मुझे चर्चा को यहीं पे विराम देना पड़ा है। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तो लगातार जिस तरीके से घमासान छिड़ा हुआ है 24 को लेकर के, और कांग्रेस के जो नेता छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं, ये आने वाले समय में कांग्रेस के लिए कितनी मुसीबत खड़ी करेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल छूटता है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए JK 24/7 न्यूज। नमस्कार।